नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 जुलाई 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. पहला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजय देवगन और सूर्या। अजय देवगन को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या को सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। निर्देशक का 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 मलयालम फिल्म अयप्पन कोशियुम के लिए सांची उर्फ सच्चिदानंदन KR मरणोपरांत को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशाल भारद्वाज को 1232 किलोमीटर मारेंगे तो वहीं जाकर के लिए दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा बाल मुरली। इन्हें तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने तमिल फिल्म शिवरंजनियुम इनम सिला पेंगलम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। बीजू मेनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। सुधा कोंगरा द्वारा लिखित और निर्देशित सोरारई पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अन्य पुरस्कार में देखिए, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर अजय देवगन की। सर्वश्रेष्ठ गीत मिला है मनोज मुंतशिर सायना हिंदी के लिए। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर एंड थ्री सिस्टर्स को मिला है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मिला है किशोर देसाई द्वारा द लॉन्गेस्ट किस द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका रानी। बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत की PV सिंधु। इन्होंने 17 जुलाई को खेले गए फाइनल में चीन की वांग जी को 21-9, 11-21, 21-15 से हराया और सिंगापुर ओपन 2022 के रूप में इस वर्ष का अपना तीसरा खिताब जीता। इससे पहले PV सिंधु ने जनवरी में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट और मार्च में स्विस ओपन में महिला एकल खिताब भी जीता था। पुरुष एकल विजेता इस टूर्नामेंट के रहे हैं इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ट्रिपल जंपर कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एल्दोस पॉल। एल्दोस पॉल केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। वह वर्तमान में भारतीय नौसेना में सेवारत हैं। एल्दोस ने 21 जुलाई को यूजीन ओरेगन में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 16.68 मीटर की छलांग के साथ फाइनल में अपनी जगह बनाई। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने ओरेगन में 88.39 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ पुरुषों के भाला फेंक के फाइनल में प्रवेश किया। एक और फाइनलिस्ट है रोहित यादव भाला फेंक में। निम्न में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री नहीं है, बाकी मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री है। न्यूज़ में क्यों है? लोकसभा ने 22 जुलाई को भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान स्टेशनों को देश के घरेलू कानूनों के तहत लाना है। यह संसद में चल रहे मानसून सत्र के दौरान सदन द्वारा पारित होने वाला पहला विधेयक बना। भारत ने अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले कब? 1983-84 में। यह दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद सेकेंड है मैत्री, जिसे 1988 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह शिरमाकर ओएसिस पर एक बर्फ युक्त चट्टानी क्षेत्र में स्थित है। और सबसे अंतिम तीसरा भारती 2015 में
यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में थाला फोजड और क्विल्टकी खाड़ी के बीच लासमैन हिल के पास स्थित है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी PT परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDF से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन एकेडमी में कहां से टैली हुआ है, पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन एकेडमी PDFs को कैसे इस्तेमाल आपको करना है, ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन PDF कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज MCQs फॉर्मेट में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 PDF मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 PDF मिलती है, तो 12 महीने का 48 PDF हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें MCQs भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने के 12 PDF, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्ज़ाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा। एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा।
किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर ने। यह अवांछित बातचीत से खुद को हटाकर लोगों को शांति की रक्षा करने में मदद करेगा। इस प्रकार से यह बटन आएगा, लीव द कन्वर्सेशन। ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क के 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के वॉकआउट पर चल रही हलचल के बीच यह फीचर शुरू किया गया है। ट्विटर एक अमेरिकन संचार कंपनी है जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में है। ट्विटर मार्च 2006 में जैक डोर्सी, बीज स्टोन, नोवा ग्लास और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर जुलाई 2006 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जागृति। और यही है ये जागृति शुभंकर। यह विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत अभियान में डिजिटल और मल्टीमीडिया चैनलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए इसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इस प्रणाली का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीटर हॉप में किया। ये जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है, इससे लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए सभी सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में विश्वसनीय, सुरक्षित और स्केलेबल इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य के सभी निवासियों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने हेतु KFON लिमिटेड यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP लाइसेंस देने के बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जुलाई 2022 के तीसरे सप्ताह में जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया। जो बाइडेन देखिए यहाँ पे। सम्मेलन के दौरान खाड़ी देशों के नेताओं ने मध्य पूर्व क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी में अमेरिका द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सही ठहराया है। नेताओं ने फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था और UNRWA, ये देखिए एक संस्था है UNRWA, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संयुक्त टास्क फोर्स 153 और टास्क फोर्स 59 की स्थापना का स्वागत किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आशीष चौहान। सेबी ने विक्रम लियमे के पद से इस्तीफा देने के बाद इनके नाम को मंजूरी दी थी। अब आशीष कुमार चौहान को NSE का कार्यभार संभालने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। वर्तमान में यह BSE के MD और CEO हैं। NSE भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। वर्ष 1992 में निगमित NSE एक परिष्कृत और इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में विकसित हुआ, जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया में चौथे स्थान पर था। यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाला एक्सचेंज है। भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। 8 चीतों जिसमें 4 नर और 4 मादा होंगे के अगस्त 2022 में भारत पहुंचने की संभावना है। इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। भारत नामीबिया समझौता ज्ञापन के एक हिस्से के रूप में दोनों देश जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शासन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेंगे।
भारत ने प्रतिवर्ष 8 से 10 चीतों को देश में लाने की योजना बनाई है। अगले 5 वर्षों में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों से कुल 50 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 87। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता के दुनिया भर के कुल 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत की रैंक पिछले सूचकांक में 85 थी और गिरकर अब हो गई है 87 2022 में। जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसमें 193 देशों में वीजा मुक्त पहुंच है। इसके बाद सेकंड स्थान सिंगापुर और थर्ड स्थान दक्षिण कोरिया का आता है। भारत का पहला हर घर जल जिला कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सभी 254 गांवों में लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, ये डेट याद रखिएगा। इस समय जिलों में सिर्फ 36.5% घरों में नल से जल उपलब्ध था। मात्र 34 महीनों में जिले के सभी 1,01,905 घरों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इस मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय और एक लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह का संचालन करती है। इस मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह का स्वामित्व अपने पास रखता है, जबकि बुनियादी ढांचे को निजी फर्मों को पट्टे पर दे दिया जाता है। भारत में कुल 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। नवी मुंबई में स्थित नावा शेवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रानिल विक्रमसिंघे। प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने संसद भवन परिसर में 73 वर्षीय विक्रमसिंघे को 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर चले जाने और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद 15 जुलाई को श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। अब इन्हें पूर्ण रूपेण राष्ट्रपति बना दिया गया है। यह संविधान के अनुसार संसद द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं। इन्हें कुल 134 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष के जो उम्मीदवार थे दुल्लास अलहपुरुम्मा, इन्हें मात्र 82 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर है अनुरा कुमारा, जिसे 3 वोट मिले। तो कुल 223 सांसदों ने वोटिंग की थी, 2 ने नहीं की, 4 के वोट इनवैलिड रहे, जबकि वैलिड वोटों की संख्या 219 था। मार्च 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर प्रेमदास के निधन के बाद दिवंगत डीबी बेजीतुंगा को निर्विरोध चुना गया था। संविधान का वर्ष 2015 में अपनाया गया 19A संशोधन कार्यवाहक राष्ट्रपति के मुकाबले संसद को अधिक शक्तियां देता है। हालांकि गोटाबाया राजपक्षे के नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनने के बाद 19A को निरस्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से यह संविधान के अनुसार संसद द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दिनेश गुणवर्धने। 73 वर्षीय दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने शपथ दिलाई। दिनेश गुणवर्धने, जिन्हें अप्रैल में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा गृह मंत्री नियुक्त किया गया था, श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना यानी शॉर्ट में कहेंगे SLPP पार्टी के भीतर कई चर्चाओं के बाद 21 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था। इन्होंने 17 अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ली। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को कुल मतों के लगभग कितने प्रतिशत वोट मिले? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 64%। मुर्मू को कुल 4701 वैध वोटों में से 2824 वोट मिले, जबकि विपक्ष के यशवंत सिन्हा को कुल 1877 मत मिले। और इन वोटों का कुल जो वैल्यू था वो था 6,76,803। और जो यशवंत सिन्हा को वोट मिले
इनका वैल्यू था 3,80,177। तो ये जो संख्या है, वैल्यू है, यही है 64.03%। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों में कौन शामिल नहीं होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सभी विधानसभा परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के नामित सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर इसमें भाग नहीं लेंगे। और ये है फॉर्मूला, देख लीजिए किस प्रकार से मूल्य निर्धारित किया जाता है कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा और एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य कितना होगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 55 यानी आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निर्धारित करता है, जो कि 5 वर्ष का है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता निर्धारित करता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध मुद्रा की कीमत अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग समान हो गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरो। इसका अर्थ है कि 1 अमेरिकी डॉलर से विदेशी मुद्रा बाजार में 1 यूरो खरीदा जा सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीतियों में विचलन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो के महत्वपूर्ण मूल्यह्रास के पीछे प्राथमिक कारण है। जून 2022 में अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति 4 दशक के उच्च स्तर 9.1% पर पहुंच गया, जबकि यूरोजोन में मुद्रास्फीति इसी महीने के दौरान अपने उच्चतम स्तर 8.6% पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। यह 7वां संस्करण है इस बार का और इसे टॉप विश्वविद्यालय माना गया है। मिरांडा कॉलेज दिल्ली ने लगातार 6ठे वर्ष कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखा है। समग्र रूप से देखेंगे तो IIT मद्रास नंबर 1 है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु नंबर 2 पर और IIT बॉम्बे देश के शीर्ष 3 उच्च शिक्षा संस्थान है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। चिकित्सा में एम्स नई दिल्ली। फार्मेसी में सबसे ऊपर है जामिया हमदर्द फार्मेसी। IIT रुड़की आर्किटेक्चर में दूसरी बार शीर्ष स्थान पर है। लॉ में यानी कानून में देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु पहले स्थान पर और डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई को पहला रैंक मिला है। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विनय कुमार सक्सेना। न्यूज़ में क्यों है? 11 जुलाई को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की गई है। यह योजना दिल्ली में कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कर संग्रह में दक्षता और अनुपालन में सुधार करना है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी किए गए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के शहर अहमदाबाद और केरल राज्य को शामिल किया है। पत्रिका ने केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट और अहमदाबाद को उच्च शिक्षा के शहर के रूप में टैग किया है। शीर्ष 50 की सूची में शामिल अन्य गंतव्य हैं सियोल, बाली में वुहान, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, अंटार्कटिका, दोहा, नैरोबी, सियोल, संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जापान में क्यूशू द्वीप, इस्तांबुल एवं किगाली में रवांडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 14,850 करोड़ रुपये की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तार दिया जा सकेगा।
यह चित्रकूट जिले में भरतकूप के निकट गोंडा गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 से इटावा जिले के कुदरेल गांव तक जाता है, जहां यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। यह मार्ग 7 जिलों से होकर गुजरता है, यूपी के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A KY 3023 युद्धपोत दूनागिरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। यह जो युद्धपोत है, यह दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का चौथा जहाज है। इसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के लिए P-17A के तहत 7 युद्धपोत यानी फ्रिगेट कौन कौन से हैं? 4 मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाए जाएंगे, जो उन्नत स्टील्थ क्षमता से लैस होंगे। भारतीय नौसेना ने 35 साल तक सेवा में रहने के बाद किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को कहां पर सेवा से मुक्त कर दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। यह 10 किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक थी, जिसे भारत ने वर्ष 1986 और 2000 के बीच रूस से खरीदा था। उस समय यह पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इस पनडुब्बी को इस बात का श्रेय जाता है क्योंकि इसने कई चीज़ें पहली बार की थी, जैसे स्वदेशी सोनार, स्वदेशी उपचार, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी, MSS जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टॉर्पीडो फायर कंट्रोल सिस्टम का परिचालन इसी पर हुआ था। यह एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नवाचार के लिए रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर स्थल अंबाजी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी। यह परियोजना वर्ष 2026-27 तक पूरी हो जाएगी। परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। यह मार्ग राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा तथा मेहसाना जिलों से होकर गुजरेगी। यह परियोजना मौजूदा अहमदाबाद अबू रोड रेलवे लाइन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी। तो यह जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अंबाजी, इसी से होकर यह गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान स्प्रिंट चैलेंजेस का अनावरण किया। इसका संबंध निम्न में से किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। पीएम मोदी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान स्प्रिंट चैलेंजेस का अनावरण किया है। स्प्रिंट जो कि IDX, NIIO और TDSC के माध्यम से R&D में पोल वॉल्टिंग का समर्थन चैलेंजेस का उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको MPN अकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, MPN अकेडमी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष यानी चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार त्रिपाठी। न्यूज़ में क्यों है? विनय कुमार त्रिपाठी ने 18 जुलाई को दिल्ली में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय के 24 राज्यों के 75 स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेलवे ने सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन 23 जुलाई तक चला। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।